अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शंस डिटेल में डिस्कस किए थे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मैं हो सकता है कि इसकी कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल भी दूं, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कुछ प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं। पहले हम ये सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर मैं बताऊंगी आपको कि आपने मुझे इसे कैसे सबमिट करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है उन तीनों रिएक्शंस को जिनकी मैं बात कर रही हूँ, दैट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड एसिड बेस रिएक्शन। और ये सारे वो न्यूमेरिकल, ये सारे वो एग्जांपल्स हैं जो कि हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं और अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं और जहां अगर कोई हिंट देनी है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आइडेंटिफाई द वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स एट रूम टेम्परेचर। यानी रूम टेम्परेचर पर कौन से ये कंपाउंड्स हैं, इनमें से कौन से कंपाउंड्स वाटर सॉल्युबल होंगे और कौन से इनसॉल्युबल होंगे। अच्छा, इसकी ना मैंने आपको एक लिस्ट बताई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से कंपाउंड या कौन से एनाइन होते हैं जो कि लाजमी तौर पर सॉल्युबल होते हैं और कौन से कैटाइंस होते हैं जो कि लाजमी तौर पर सॉल्युबल होते हैं। अगर आप वो भी जहन में रख लेना कि कौन से एनाइंस लाजमी सॉल्युबल होते हैं और कौन से कैटाइंस लाजमी सॉल्युबल होते हैं, तो उससे भी आपका मामला बहुत हद तक हल हो जाएगा। इसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल केस भी थे, ठीक है ना। तो मैंने एक पूरा चार्ट बनाया था कि कौन से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सॉल्युबल होते हैं, ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल कुछ चीज़ों के इनसॉल्युबल होते हैं। किसके इनसॉल्युबल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने वो चार्ट आपको मेंशन किया हुआ। इस तरीके से जो सल्फेट होते हैं वो ज़्यादातर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबल होते हैं, लेकिन किसके इनसॉल्युबल होते हैं वो भी हमने आपको लिखवाया था। तो एक्चुअली आपने उस चार्ट की हेल्प से बताना है कि इसमें वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स कौन से हैं और वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड्स कौन से हैं एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि इसमें से कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो कि अगर हीट किया जाए तो सॉल्युबल हो जाते हैं। तो मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रही हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रिलेटेड है हमारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से, और इसमें मैंने आपसे ये कहा है कि राइट डाउन द मॉलिक्यूलर इक्वेशन, कंप्लीट आयनिक इक्वेशन and net ionic equation for the precipitation reaction when an aqueous solution of barium chloride reacts with an aqueous solution of sodium sulfate। अब बेरियम क्लोराइड को इस तरह वर्डिंग में लिखने की और सोडियम सल्फेट को वर्डिंग में लिखने की कुछ खास वजह है, ताकि आपको ये भी एक बात होती है कि अगर आपको सही फार्मूला लिखना आएगा तो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है ना, और ऑफ कोर्स बैलेंस ही होनी चाहिए। जब मैं बात कर रही हूँ राइट डाउन द मॉलिक्यूलर इक्वेशन, चले इसमें हम डाल ही देते हैं बैलेंस्ड मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ठीक है, write down the balanced molecular equation, complete ionic equation and net ionic equation for the precipitation reaction। यानी आप बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे सोडियम सल्फेट के साथ, देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है और उसकी कंप्लीट जो है वो बैलेंस मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ लिक्विड है, कौन सी चीज़ गैस है, कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी चीज़ एक्वस है। जैसे कि बेरियम क्लोराइड के साथ लिखा है कि मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है बेरियम क्लोराइड का, सोडियम सल्फेट का मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, तो ये आप अपना लेक्चर जो आपने क्लास में नोट डाउन किया था उसमें देखिएगा। ये हमने क्लास में बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया था कि बैलेंस मॉलिक्यूलर इक्वेशन कैसे लिखनी है और उसको आयनिक फॉर्म में किस तरह लिखना है, और फिर उसके बाद कट डाउन करके दोनों साइड से कट डाउन करने के बाद जो नेट आयनिक इक्वेशन होगी वो कैसे लिखी जाएगी। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है वो एसिड बेस रिएक्शन से रिलेटेड है, और उसमें हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा है, गिव द कॉन्जुगेट एसिड्स ऑफ दीज स्पीशीज एंड गिव द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस स्पीशीज। अच्छा, अगर आपने लेक्चर अच्छे तरीके से लिया होगा तो आपको पता भी होगा, वैसे भी मैं यहाँ बता देती हूँ आपको कि कॉन्जुगेट एसिड का मतलब ये हुआ, और कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में जो फ़र्क होता है वो सिर्फ एक एच का होता है। ठीक है, यानी अगर आपने उसका एसिड बनाना है किसी भी स्पीशी का, जो मैंने आपको दी हुई है उनमें से किसी का एसिड बनाना है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसमें H पॉजिटिव आयन ऐड कर रहे हैं। और अगर आप
उसमें कॉन्जुगेट बेस बनाने जा रहे हैं तो उसमें से आप H पॉजिटिव आयन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक हिंट, बहुत क्लियर हिंट है, और तो उसको यूज़ करते हुए आप मुझे बताएंगे कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है इन स्पीशीज़ के। फिर ये दो जो क्वेश्चंस हैं पीएच और पीओएच से रिलेटेड हैं। ज़रा गौर कीजिएगा इसके ऊपर कि पीएच क्या चीज़ होती है और पीओएच क्या चीज़ होती है। और सिर्फ एक हिंट देती हूँ मैं इसे कि हम इसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, मैं उसकी पीएच डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकती। इसी तरीके से HCl एक एसिड है, इस तरह मैं उसकी पीओएच डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या होगा वो आप को खुद समझ आ जाएगा जिस वक्त आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे उस पार्ट से रिलेटेड है जिसमें मैंने आपको सॉल्यूशन की कुछ कैलकुलेशंस के बारे में बताया था, मोल्स और मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। तो उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन नंबर 7 के कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का फार्मूला ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए या पता कर लीजिएगा क्योंकि हमें इसका मॉलिक्यूलर वेट रिक्वायर्ड होगा ये कैलकुलेट करने के लिए। रिक्वायर्ड टू मेक 300 ml ऑफ 0.05 मोलर सोल्यूशन, यानी मुझे एक अमाउंट कैलकुलेट करना है कि अगर ग्लूकोज का वो अमाउंट कैलकुलेट करके मैं 300 ml के अंदर डिसॉल्व कर दूं तो 0.05 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इसी का इन्वर्स क्वेश्चन नंबर 8 है कि पहले वाले क्वेश्चन में मैंने अमाउंट पूछा है आपसे, मोलैरिटी गिवन है, यहाँ पर मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, अमाउंट गिवन है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन इनफ वाटर टू फॉर्म 500 ml सॉल्यूशन। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपने जो वॉल्यूम है उसको ml में लेना है या लीटर में लेना है, उसके हिसाब से आपको फार्मूले में क्या चेंजेस करनी है वो आप खुद से ध्यान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमारे उस लेक्चर से रिलेटेड है, उस पार्ट से रिलेटेड है जिसमें हमने बात की थी डाइल्यूशन की, कि डाइल्यूशन के लिए हम एक पर्टिकुलर फार्मूला यूज़ करते हैं कि अगर हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं तो हम क्या किस तरीके की कैलकुलेशन करते हैं। तो उसमें हमने आपको दो एग्जांपल दी थी। एक तो ये कि अगर वॉल्यूम गिवन हो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का और वो वॉल्यूम भी गिवन हो जिसमें हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, तो हम कंसनट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मैंने कंसनट्रेटेड 12 मोलर का 5 ml लेकर उसमें 100 ml तक डाइल्यूट कर दिया, यानी 5 ml तो ये लिया, बाकी 95 ml इसके अंदर वाटर डाल दिया है, तो उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ठीक है ना। तो ये आप मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे। इसी का इन्वर्स ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ कि ml कितने चाहिए इस कंसनट्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड के। अगर मुझे 7 मोलर से 2 मोलर ऑक्सैलिक एसिड बनाना है और 50 ml के अंदर बनाना है तो मुझे इस 7 मोलर ऑक्सैलिक एसिड का कितना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है हमारा डाइल्यूशन से रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में है बैलेंस द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना सिखाई थी एसिडिक मीडियम में भी और बेसिक मीडियम में भी, ठीक है। या तो आपको इक्वेशन से पता लग जाएगा कि मीडियम कैसा होना चाहिए या मैं आपको खुद क्लैरिफाई कर दूंगी। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि आप एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। किस तरीके से बैलेंस करेंगे ऑफ कोर्स ये हमने आपको पूरा अच्छे तरीके से सिखाया हुआ है। ऑल्सो आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें आप हमें ये भी बताएंगे कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, कौन सी स्पीशी है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी स्पीशी है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ रिड्यूस होता है और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये पूरे हमारे चैप्टर को कवर करते हुए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। ऑफ कोर्स आप इसी को देखते हुए और क्वेश्चंस भी बना सकते हैं अगर आपके पास बुक है। मैंने पेट्रोसी की बुक्स जो है वो आपके सीआर को भेज दी थी, उम्मीद है कि आप लोगों को मिल गई होगी, तो उसमें से भी देखकर आप मज़ीद प्रैक्टिस एग्जाम्पल कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो कि हर बात से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? आपने इसको सॉल्व ऐसे करना है कि आपने पेंसिल पेपर लेना है, अपने लूज पेपर ले लीजिए या जो भी रजिस्टर का पेज है वो आप लीजिए और इन एग्जाम्पल को अपनी ओन हैंड राइटिंग के अंदर सॉल्व कीजिए, ठीक है। समझिए इसे कि किस तरीके से होगा और मुझे इसके लिए कौन सा वाला लेक्चर पढ़ना चाहिए, ठीक है। उस आप लेक्चर के अंदर जाइए, देखिए, समझिए
कि मैंने उसमें क्या बताया हुआ है, अगर कोई फॉर्मूला यूज़ हो रहा है तो फॉर्मूले के थ्रू, नहीं तो किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें आप जो 11 क्वेश्चंस हैं आप इनको पर्टिकुलरली बहुत साफ़ सुथरा करके, प्लीज़ बहुत गंदी राइटिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं चेक ना कर सकूं, बिल्कुल क्लियर राइटिंग में बहुत अच्छा सा नीट एंड क्लीन करके मुझे आप ये सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद या तो आप उन पेजेस को स्कैन कर लीजिए और एक डॉक्यूमेंट बना दीजिए, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि मुझे एक ही पीडीएफ डॉक्यूमेंट बन जाएगा और वो मैं पीडीएफ जो है वो चेक कर लूँ। लेकिन अगर किसी को ये काम मुश्किल लगता है और वो स्कैन नहीं कर सकते, तो ठीक है, आप उसको जितना छोटा करके साफ़ सुथरा करके जितने पेजेस में ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल 6-7 पेजेस के अंदर, एक पेज के अंदर अगर आप 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और वो 5 या 6 पेजेस के अंदर आपका काम हो जाता है और आप उसकी पिक्चर्स ले सकते हैं, तो ठीक है, आप उसकी पिक्चर्स ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन प्लीज़ पिक्चर्स के नाम दीजिएगा कि आपने इसमें कौन से क्वेश्चंस किए हुए हैं। ऐसा ना हो बेनामो निशान किस्म की पिक्चर्स हों और मैं उसमें ढूंढती रह जाऊँ कि क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ है। तो बहुत प्रॉपर तरीके से अपने जो ये चीज़ें होंगी आप सबमिट कराएंगे। और अब इससे सेंड कहाँ करेंगे, ये ईमेल एड्रेस नोट कीजिएगा, ये वो वाला नहीं है जिस पर आप अभी तक ईमेल भेज रहे थे, वहाँ बहुत रश लग जाएगा। तो प्लीज़ मेरे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप ये भेजेंगे, refer.jamal.chemistry@gmail.com। ठीक है, तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप ये सारी चीज़ें मुझे भेजेंगे। अच्छा, अब इसकी डेडलाइन क्या है? डेडलाइन इसकी तकरीबन 1 वीक तो मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, अभी इस वक्त फ्राइडे नाइट है, संडे तकरीबन शुरू हो चुका है, तो मे बी पॉसिबल कि मैं इसे कल अपलोड करूँ, लेट्स सी। ठीक है, तो अगर मैं इसे कल अपलोड करती हूँ तो नेक्स्ट संडे तक की आपकी जो है वो डेडलाइन होगी। तो कोशिश करें कि आप इसको पूरा कर सकें और फिर उसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है केमिकल बॉन्डिंग। तो उसकी बातें स्टार्ट करने से पहले मैंने ये अच्छा लगा, मुझे मतलब मैंने जाना आपके लिए फ़ायदेमंद है कि वो चीज़ें जो हमने अब तक पढ़ी हैं पहले उनका एक थोड़ा सा रिव्यू ले लिया जाए कि वो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हैं या नहीं है। ठीक है, तो इनको सॉल्व कीजिए, यकीनन थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, ऑफ कोर्स बहुत पुरानी चीज़ें हैं जिस वक्त आपने पढ़ी हुई हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस वक्त का लेक्चर निकालिए, अगर जो अभी हमने लेक्चर्स आपके अभी रिकॉर्ड करके आपको दिए हैं आप वो निकालिए, देखिए, समझिए, टाइम दीजिए थोड़ा। ठीक है, हर चीज़ मेहनत से ही होती है, तो आप इसके ऊपर मेहनत कीजिए, काम कीजिए और अपनी हैंड राइटिंग में इसको सॉल्व कीजिए। अच्छा, आप ऑफ कोर्स चीटिंग हर जगह हो सकती है, तो ये आपके ऊपर है। ऑफ कोर्स आप 4 दोस्त मिलके एक साथ काम कर रहे हैं, या आपका अपना ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और उसमें आपने बनाकर पोस्ट कर दिया, सबने छपाइयाँ कर ली। ऑफ कोर्स मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकती कि आपने कितनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया है। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है ना? तो ये आपकी अपनी खुद की अपना एहतसाब आपने खुद करना है कि ओके, ये काम हम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि हमें नंबर्स मिलेंगे या क्या मिलेंगे। अभी तो मैंने ये भी डिसाइड नहीं किया कि मुझे इसके नंबर देने हैं या नहीं देने, हो सकता है दे भी दूँ। लेकिन बहरहाल ये जो है वो सिर्फ इसलिए है कि आप अंडरस्टैंड करें उन सारी चीज़ों को जो कि हमने सीखी हैं। ठीक है, नॉलेज के लिए ये सारा कुछ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। आप फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आप सेकंड ईयर में, जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपको ये ताना सुनने को ज़रूर मिलेगा कि पीछे से क्या पढ़ कर आए हैं। ठीक है, तो पीछे से जो ये आप पढ़ के जा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर रख कर जाएंगे तो ही आपके लिए आगे जो है वो अच्छा होगा। और हम मतलब मैं उम्मीद करती हूँ कि जब हम मेहनत करते हैं तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आप भी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे और इसको समझ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस ईमेल एड्रेस को बिल्कुल ज़हन में रखिएगा कि आपने प्लीज़ मुझे इसी ईमेल एड्रेस पे भेजनी है जो आपके पास मेरा यूओके वाला ईमेल एड्रेस है, उसके ऊपर नहीं भेजिएगा, वो मेरा ऑफिशियल है और फिर वो बहुत लोड हो जाएगा उसके ऊपर। तो आप ये अलग से भेजेंगे तो मेरे लिए आसानी रहेगी कि मैं सिर्फ यहीं पर जाकर आपके असाइनमेंट जो है वो डाउनलोड कर लूँगी और उनको चेक कर लूँगी। ठीक है, तो आई होप कि आप के लिए ये यूज़फुल होगा और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सारी पुरानी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ओके।